हाय, मैं हूं भाविक ठक्कर। डाटा सफिशिएंसी के सेकेंड पार्ट में आपका स्वागत है। हमने फर्स्ट वीडियो में ये देखा था कि डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन एग्जैक्टली होते क्या है। यानी कि हमने ये देखा था कि ये कोई नया टॉपिक नहीं है, नया कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये जस्ट अलग तरीके से क्वेश्चन पूछने का तरीका है। तो हमने यहाँ पे ये भी समझा था कि वो क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर क्या होता है और उसके कंपोनेंट्स क्या मायने रखते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि यूजुअली डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस दो टाइप के पूछे जाते हैं। पहला, जहाँ पे क्वेश्चन के बाद दो स्टेटमेंट्स होते हैं, और दूसरा जहाँ पे क्वेश्चन के बाद तीन अलग अलग स्टेटमेंट्स होते हैं। उसके बाद मैंने दोनों टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की बीटीट्यूड की ट्रिक भी बताई थी। यानी एक ऐसी ट्रिक जो डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस में विदाउट गिविंग एनी कंफ्यूजन परफेक्ट आंसर दे। तो हमने ये भी समझा कि किस तरह से इजीली, कुछ भी कंफ्यूजन के बगैर, फटाफट क्विकली डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन के आंसर दिए जाए। और उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे, कुछ अप्लाई भी किए थे। अराउंड 5 क्वेश्चन हमने किए थे जहाँ पे डाटा सफिशिएंसी की जो बीटीट्यूड ट्रिक है वो हमने अप्लाई की थी और फटाफट आंसर आ रहे थे और कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी मिल रही थी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ क्वांटिटेटिव एबिलिटी वाले क्वेश्चंस की। यानी कि जैसे कि हमें पता है कि डाटा सफिशिएंसी जस्ट एक तरीका है क्वेश्चन पूछने का। कोई भी टॉपिक का क्वेश्चन डाटा सफिशिएंसी के फॉर्म में पूछा जा सकता है। तो हमें और कुछ नहीं करना है, कुछ प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि डाटा सफिशिएंसी ऑलरेडी हमने समझ लिया है, बाकी सारे टॉपिक हमें आते ही है। इट डिपेंड्स भाई, अगर आपको एवरेज का टॉपिक आता है तो एवरेज के डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन आपको आने चाहिए। अगर आपको रेशियो आता है तो रेशियो के ऊपर बेस्ड डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए। तो चलिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ क्वांटिटेटिव एबिलिटी के कोई भी टॉपिक की। ठीक है, अलग अलग टॉपिक्स लेंगे, कुछ क्वेश्चंस लेंगे, जिससे कि वी वुड बी फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए, देन विदाउट मच अडू हमारा वीडियो करते हैं शुरू। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, भाई 10,000 रुपीज़ के लिए है ना। चलिए केबीसी खेलते हैं। ऑलराइट, तो भाई आपको पता है, अगर आपको ये इंग्लिश वर्जन अच्छा लगता है तो यहाँ पे कर दीजिए पोस्ट। पहले आपको सोचना है, ठीक है, या तो फिर हिंदी वर्जन यहाँ पे है, यहाँ पे कर दीजिए पोस्ट। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज पहले आप सोचिए और लास्ट में कमेंट बॉक्स में प्लीज़ डालिए आपसे कितने सही बने थे। यहाँ पे शायद 13 क्वेश्चन है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 12-13 क्वेश्चंस मैंने शायद डाले हुए हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि आपके कितने सही पड़ते हैं, क्योंकि अभी हम धीरे धीरे हमारा लेवल बढ़ रहा है। थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी शायद डिफ़िकल्ट आएंगे, बट अगर आपने प्रैक्टिस की, अगर आपका माइंड क्लियर है, प्रैक्टिस तो क्या है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए, डाटा सफिशिएंसी अलग चीज़ है और आपके कॉन्सेप्ट जो चैप्टर के, जैसे ये किसका परसेंटेज का क्वेश्चन है, तो परसेंटेज का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, प्लस डाटा सफिशिएंसी एग्जैक्टली आप समझे होंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आपका आंसर जो आया वो सही आया है कि नहीं। देखिए, हमें जानना ये है ना, वापस हमें केस क्या सॉल्व करना है। केस ये है कि ए की सैलरी और बी की सैलरी में किसकी ज़्यादा है, यानी इसका आंसर हाँ में देना है या ना में, पर पक्का पता चल जाना चाहिए किसकी सैलरी ज़्यादा है। ठीक है, ऑलराइट, पहला इन्फॉर्मर आके हमें बोलता है कि ए की सैलरी का 50% बी की सैलरी के 45% से ज़्यादा है। क्या इससे हम कुछ कंक्लूड कर पाएंगे, ये इन्फॉर्मेशन से कुछ कंक्लूड कर पाएंगे, हाँ या ना? नहीं। क्यों नहीं? देखिए, समझने वाली बात यह है। ऑलराइट, देखिए इसकी 50, अच्छा देखिए, बेसिकली हमें दोनों की सैलरी कंपेयर करनी है ना, यानी या तो दोनों का 100% हो जाए या तो दोनों का 40% हो जाए, दोनों का सेम परसेंट होगा, उससे हमें पता चल जाएगा। एक ही सैलरी का भी अगर मान लो बोला होता कि 45% इज़ मोर देन 45% बी की सैलरी से, तो पता चल जाता, क्योंकि सेम परसेंटेज है ना, तो एक ही ज़्यादा होगी। पर जब अलग अलग दिया है तो इसको अगर आप समझो तो ऐसा हो गया कि 45% प्लस 5% वो ज़्यादा है। अब क्योंकि 5% एक्स्ट्रा दिया है तो हमें पता नहीं ना कि वो 5% एक्स्ट्रा दिया उससे ज़्यादा हो गई कि पहले भी ज़्यादा थी। हो सकता है इसकी 45% भी ज़्यादा हो तो पता चल सकता है, बट अगर एक्स्ट्रा 5% देने से उसका सैलरी बढ़ा है, देन वी डोंट नो।
समझ में आ रहा है? देखिए वापस ऐसा है तो मैं लिख के समझाता हूँ, बट एग्जाम में सीधा आपको विद इन अ सेकेंड स्ट्राइक हो जाना चाहिए। इसकी सैलरी का वैसे भी ज़्यादा परसेंट दिया है तो बड़ा होना लाजमी है ना? इट्स रीजनेबल, वी कैन अंडरस्टैंड। इवन इफ दोनों की सैलरी सेम होती तो भी एक ही सैलरी ज़्यादा दिखाती, क्योंकि ज़्यादा परसेंटेज जो लिए, ये समझ में आना चाहिए। समझ में आ रहा है? वैसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट आपके लिए जस्ट मैं लिख के देता हूँ। देखिए कि 45% ऑफ ए प्लस 5% ऑफ ए, ये पूरा है आपका ए का, इट इज़ ग्रेटर देन 45% ऑफ बी, है ना? तो अगर मुझे सिर्फ इतना पता होता कि 45% ऑफ ए इज ग्रेटर देन 45%, तो 45 तो दोनों साइड है, कैंसिल हो जाता, देन ए इज ग्रेटर देन बी। बट अभी ये एक्स्ट्रा 5% है तो मुझे नहीं पता, हो सकता है पहले ये 45% कम भी हुआ हो, पर क्योंकि एक्स्ट्रा 5% आ गया वो बढ़ गया। so, ऐसा भी हो सकता है 45% इन इटसेल्फ वाज बिगर, बट हम कुछ कंक्लूड नहीं कर सकते, इसलिए ये सफिशिएंट नहीं है। ऑलराइट, तो अब मुझे बताइए भाई दूसरा डाटा सफिशिएंट है कि नहीं। जो दूसरी इंफॉर्मेशन किसी ने हमको दी है कि ए की सैलरी का 50% बी की सैलरी के 45% से कम है, क्या इससे आप कुछ कंक्लूड कर पाओगे? ऑब्वियसली यस, कर सकते हैं। तो ये हम कर सकते हैं, यानी कि आंसर सेकंड से आ सकता है, यानी ये था। देखिए समझाता हूँ कैसे। देखिए वैसे तो एक सेकंड में पता चल जाना चाहिए एज सुन एज यू रीड इट, ठीक है, कि भाई ए की 50% ले लिए हमने, ज़्यादा परसेंट लिए, तो भी वो बी के कम परसेंट 45% से भी कम है, तो ऑब्वियसली ए की सैलरी कम है ना? क्योंकि अगर इक्वल भी ली होती, 45% भी ली होती और वो भी कम होती तो भी वो कम है, तो हमने तो ज़्यादा लेके भी ट्राई किया फिर भी कम है, तो ऑब्वियसली ए की सैलरी कम है ना? तो देखिए एग्जाम में ये क्वेश्चन, जैसे आप ये पढ़ते हो पता नहीं, ये पढ़ते हो सही है, विद इन 5 सेकेंड्स, बिलीव मी 5 to 10 सेकेंड, थोड़ा सोच भी लो टू बी श्योर ऑफ इट, 10 सेकेंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए था। ऑलराइट, लेकिन अगर आपको लिख के भी थोड़ा मैं समझाऊं तो यहाँ पे देखिए 50% ऑफ ए सैलरी, यानी आप बोल सकते हो कि भाई 45% प्लस 5% ऑफ ए इज लेसर देन 45% ऑफ बी, है ना? ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ आप खुद देखिए, ये 5% एक्स्ट्रा देने के बावजूद वो कम है, यानी ऑब्वियसली उसका ओरिजिनल तो कम ही होगा। 5% एक्स्ट्रा भी दे दिया, स्टिल इट इज लेसर देन बी। समझ में आ रहा है? सो दैट मीन्स ए की सैलरी बी से कम है, तो यहां से ये कंक्लूड हो जाता है कि ए की सैलरी बी से कम है। दैट मीन्स वी कैन आंसर दिस क्वेश्चन कि ना, क्या ए की सैलरी बी से ज्यादा है? वी कैन आंसर। समझ में आ रहा है ना? हमें ये नहीं चाहिए कि आंसर हाँ में ही देना है, हम आंसर ना में दे सकते हैं, ठीक है? हमें देखना क्या है कि ये जो सेकेंड स्टेटमेंट है, डज इट एनेबल अस टू आंसर द क्वेश्चन और नॉट। एंड एनेबल, जैसे मैंने बोला था, दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक जिसका आंसर आप हाँ या ना में भी दे सकते हो, दूसरा जिसका एग्जैक्ट आंसर देना है। यहाँ पे हमें ए की सैलरी या बी की सैलरी पता नहीं चलेगी, बट हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा इन्वेस्टिगेशन क्या था, सिर्फ किसकी ज़्यादा है ना? तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि भाई ए की सैलरी कम है, तो वी कैन आंसर द क्वेश्चन नो, दैट इज सफिशियंट। सो आपका आंसर आएगा ओनली 2 इज सफिशियंट। सो आई होप यू आर गेटिंग दिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑब्वियसली अब तो पता चल ही रहा है, पर आई होप आपका पहले से भी आंसर सही था। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ऑलराइट, वापस भाई कुछ सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, सिर्फ परसेंटेज की जगह रेशियो दिया है, थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा। चलिए सोचिए। इंग्लिश वर्जन यहाँ पे पोस्ट कर सकते हो, या तो फिर यहाँ पे आपके लिए मैंने दिया है हिंदी वर्जन, ठीक है? चलिए, होपफुली आपका आंसर आ गया होगा। देखते हैं आंसर क्या होना चाहिए था। आपका आंसर सही ही होगा। चलिए देखते हैं। चेक ये करना था कि ए की सेविंग बी की सेविंग से ज़्यादा है कि नहीं। तो इस बार थोड़ा डिफरेंस है। तब सैलरी सिंपल था, डाटा भी सब सैलरी का था। अब सेविंग्स का कंपैरिजन है और मैंने डाटा दिया है इनकम और एक्सपेंडिचर का। हम सबको पता है कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर सेविंग होता है, सबको पता है ना? चलिए देखते कि आपने किस तरह किया। देखिए, अब आपने अगर ये इस तरह किया है कि ये 5 कमाता है, 2 खर्च करता है तो 3 बचाता है, 3 कमाता है, 1 खर्च करता है तो 2 बचाता है, तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा कमाता है, यानी दोनों को कंबाइन करके हमें पता चल गया। देखिए, एक चीज़ तो सिंपल है, सेविंग की बात की है, सिर्फ इनकम से पता नहीं चलेगा, सिर्फ खर्चे से पता नहीं चलेगा। दैट मीन्स यू हैड टू कंबाइन, है ना? दोनों इंडिविजुअली तो कुछ नहीं देंगे, तो अब बारी आएगी दोनों को कंबाइन करने की। दैट वी नो। फर्स्ट पार्ट अगर भी आपने नहीं देखा तो अभी भी यहाँ पे आई बटन पे मैं दे रहा हूँ, प्लीज वॉच द फर्स्ट पार्ट, ठीक है?
तो बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए। दोनों से नहीं आया, दैट मीन्स इंडिविजुअली तो नहीं आएगा, पहले 3 ऑप्शन कैंसिल। अब करना पड़ेगा दोनों डाटा को कंबाइन। यहाँ पे तो सिंपल सी बात है, क्योंकि जैसे हम देखते हैं इनकम एक्सपेंडिचर विद इन अ सेकेंड वी कैन अंडरस्टैंड कि इससे तो कुछ नहीं बनेगा। कंबाइन करते, कंबाइन होने से अगर आ जाए आंसर तो आपका आंसर सफिशिएंट, उसके बावजूद ना आए तो आपका आंसर नॉट सफिशिएंट। वी नो दिस, है ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब दोनों को कंबाइन करके आप क्या सोचते हो, 5 में से 2 गए 3, 3 में से 1 गए 2, फिर सोचते हो अच्छा 1 का सेविंग ज़्यादा है ना, तो आप बोल देते हो 2 कंबाइन से तो दे देता है आंसर। और अगर आपने ये आंसर दिया है तो वो गलत था। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? क्योंकि ये x के टर्म्स में होगा, 5x 3x, ये y के टर्म्स में होगा 2y 1y। ज़रूरी नहीं है ना, देखिए ये हो सकता है 5 lakhs 3 lakhs हो, और ये हो सकता है 20,000 10,000 हो, है ना, और 2 lakh 1 lakh भी हो सकता है। इट कुड बी एनीथिंग। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, अब एक्स वाई के टर्म्स में तो हम कंसेप्चुअली समझ सकते हैं कि कुछ भी हो सकता है, दैट मीन्स वी कैन नॉट कंक्लूड इट। बट चलिए एक और तरीके से समझाता हूँ। दूसरा तरीका ये है, मैं ऐसा भी तो सोच सकता हूँ, देखिए ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया, 5-3 हो सकता है 5-3, 2-1 हो सकता है 2-1, तो 5 - 2 3, 3 - 1 2, यानी कि एक ही सैलरी ज़्यादा है। पर होने के लिए ये खर्चा जो है, सॉरी एक ही सेविंग ज़्यादा है, पर जो खर्चा है वो 2-1 की जगह हो सकता है 4-2 हो। दे आर स्टिल इन द रेशियो ऑफ 2:1। हमें तो ये रेशियो देखना है ना, 2:1 के रेशियो में अभी भी है। होने के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ए का खर्चा 4 हो, बी का खर्चा 2 हो। और अब सेविंग क्या होगी, 5 में से 4 जाएंगे 1, 3 में से 2 जाएंगे 1, तो इक्वल भी तो हो सकता है। ज़रूरी कहाँ है कि किसकी सेविंग ज़्यादा है। ऐसा केस हुआ तो एक ही ज़्यादा है, पर ऐसा केस हुआ तो इक्वल भी है। मैं कोई तीसरा केस लेके ऐसा भी कर सकता हूँ कि बी की सेविंग्स ज़्यादा हो। समझ में आ रहा है ना? तो ये चीज़ें हैं। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? फाइन। तो ये सब आपको समझना है। आपको जैसे ये क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं कि 5 में से 2 3, 3 में से 1 2, अच्छा दोनों कंबाइन हो रहा है, नहीं। आपको थोड़ा इनोवेटिव बनना है, आपको समझ में आना चाहिए। कंसेप्चुअली भी सोचूं तो 5x - 2y बड़ा है या 3x - y बड़ा है, कैसे पता चलेगा, है ना? वी कैन नॉट कंक्लूड दिस। फाइन, हमें डिसाइड तो यही करना है ना, सेविंग क्या होती है, 5x - 2y या 3x - 1y। समझ में आ रहा है? जब भी हम रेशियो देखते, देखिए 5:3, हमें नहीं पता ये 5,000 3,000 है, 50,000 30,000 है, या शायद 5 लाख एंड 3 lakhs है, और मे बी 5 करोड़ एंड 3 करोड़ से, होपफुली, है ना। अगर हम है, ए बी का पता नहीं, हम होते तो हम एक्सपेक्ट तो कर लेते 5 करोड़ 3 करोड़ रखते हैं, है ना। बट बेसिकली पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो 5x एंड 3x, 2y एंड 1y, सो 5x - 2y। समझ में आ रहा है? आपको डिसाइड क्या करना है, किसकी सेविंग। सेविंग क्या होती है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, यानी कि आपको डिसाइड करना है 5x - 2y और 3x - y, इसमें कौन बड़ा है, ये आपको डिसाइड करना है। क्लियर है? तो आप नहीं कर सकते, दैट मीन्स डेटा इनसफिशिएंट, यानी आपका आंसर ये। समझ में आ रहा है ना? सो आई होप यू आर गेटिंग दिस पहले से। अब तो समझ में आ ही गया, बट आई होप आपका आंसर भी सही था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए काफ़ी सिमिलर क्वेश्चन मैंने रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक ये तो वही है या सेम है फंडा, अच्छा नहीं, थोड़ा डिफरेंस है ना। 5321 था, अब मैंने क्या कर दिया है 5385। क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? सोचिए इसके बारे में। सेम टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ मैंने थोड़ा सा फिगर चेंज कर दिया। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे जो एक्सपेंसेस था वो 2:1 की जगह बना दिया है 8:5। क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? इसका आंसर क्या आएगा? पोज कीजिए, सोचिए इसके बारे में। अगर हिंदी में चाहिए तो यहाँ पे, ठीक है, पर आंसर आपका सही होना चाहिए। थिंक अबाउट दिस। चलिए, होपफुली आपका आंसर अच्छा था, सेम था। देखिए मैंने एक्चुअली थोड़ा बहुत नहीं बताया था लास्ट जब एक्सप्लेन किया था, क्योंकि मैं क्या चाहता हूँ आप सोच सकते हो कि नहीं। यहाँ पे भी आप ऐसा ही सोचोगे कि इंडिविजुअल तो आएगा नहीं। हमें बात की है सेविंग की, सिर्फ इनकम से सेविंग के बारे में नहीं बता सकते, सिर्फ एक्सपेंस से सेविंग के बारे में नहीं बता सकते। क्लियर है? बट दोनों को कंबाइन अगर मैं करूं तो भी हमने लास्ट टाइम देखा था कि ये तो 5x 8y 3x 5y, कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे भी हम अगर कर देते हैं ये वाला टिक, तो ये तो भी वैसे भी नहीं है, पहले 3 तो है ही नहीं, पर अगर ये वाला टिक करते, क्योंकि सर ने तो भी बताया था कि कैसे कंपेयर करें, और यहाँ पे रॉन्ग कर दे तो वो भी, समझ में आ रहा है? आप बोलोगे नॉट सफिशिएंट वाला सही है, पर वो भी रॉन्ग है। आंसर एक्चुअली टुगेदर सफिशिएंट है इस बार। तो देखिए कैसे, वही तो है। मैंने लास्ट टाइम पूरा एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि मैं चाहता था
मैं देखना चाहता था रादर कि आप यहाँ पे सोच सकते हो कि नहीं, क्योंकि मैंने सिर्फ नंबर चेंज किया है। ऑब्वियसली आंसर कुछ डिफरेंट होगा, तो ही तो मैं चेक कर रहा हूँ, है ना। तो वही मैं समझाने की ट्राई कर रहा हूँ कि एग्ज़ाम में कुछ भी आएगा आपको समझना पड़ेगा। देखिए समझना क्या है वो अब बात करते हैं, ठीक है। समझना क्या था जो आपने शायद मिस कर दिया। ज़्यादातर लोगों ने आई डोंट होप बट आई थिंक कि शायद मिस कर दिया। देखिए क्या था, चीज़ें क्या थी। जब भी हम कुछ इनकम माइनस एक्सपेंडिचर सेविंग्स होती है, ठीक है। अब देखिए एक सिंपल सा फंडा बताता हूँ मैं। अगर मैं आपसे डबल कमाता हूँ, ठीक है, अगर मैं आपसे डबल कमाता हूँ, अगर खर्चा डबल नहीं करता हूँ, डबल से कुछ कम करता हूँ, समझ में आ रहा है, तो ऑब्वियसली मेरी सेविंग्स ज़्यादा होगी। वो रेशियो को ऐसे ही नहीं, हाँ हमें एग्जैक्ट पता नहीं चलेगा कि सेविंग्स किसकी कितना ज़्यादा कम होगी, पर ज़्यादा पक्का होगी। देखिए समझने वाली बात क्या है समझाता हूँ मैं। यहाँ पे देखिए जो आगे वाला क्वेश्चन था वहाँ पे पहले चलते हैं। 5321, तो देखिए ये डबल नहीं कमा रहा था ना, 3 का डबल 6 होता है, डबल से थोड़ा कम कमा रहा था, पर खर्चा डबल कर रहा था, यानी खर्चा बहुत ज़्यादा करता है। तो इससे कुछ पता नहीं चलेगा। थोड़ा सा मामूली खर्चा होगा तो शायद उसकी, जैसे हमने देखा 2 and 1 ही होगा तो उसकी सेविंग ज़्यादा होगी, पर ढेर सारा खर्चा कर देगा, है ना, तो कम भी हो सकता है। यहाँ पे ये देखा था हमने, है ना। तो समझने वाली बात क्या थी, वापस इनकम डबल नहीं थी पर खर्चा डबल था। इनकम डबल तक उतनी ज़्यादा नहीं थी पर खर्चा ज़्यादा टाइम्स कर रहा था वो, इसलिए डाउट था हमें। पर यहाँ पे देखिए सिंपल सा फंडा है इस क्वेश्चन में, हिंदी वाला भूल जाइए, यहाँ पे इंग्लिश वाला ही करते हैं। यहाँ पे समझने वाली बात क्या थी, देखिए वापस खर्चा, इनकम जो है ना उसकी वो कितनी ज़्यादा है, देखिए 5 है 3 है, यानी 66% ज़्यादा है। समझ में आ रहा है, 2/3 ज़्यादा है। अगर आपको नॉर्मल रेशियो समझ में आता हो तो इसकी 3 है इसकी 5 है, तो 2 ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 3, 2/3 ज़्यादा है। जबकि 2/3 यानी क्या होता है 66.66% टू बी प्रिसाइज, लेकिन उसका खर्चा 3/5 60% ही ज़्यादा है। समझ में आ रहा है चीज़। देखिए वापस समझाता हूँ, वापस एक अलग एग्जांपल लेके। अगर भाई आप 100 रुपये कमा रहे हो, मैं 200 कमा रहा हूँ, ठीक है, तो डबल कमा रहा हूँ, पर मेरा खर्चा आपसे डबल में कर ही नहीं रहा, डबल से कम कर रहा हूँ। अगर डबल से ज़्यादा करता हूँ तो हो सकता है मेरा सेविंग कम हो जाए और हो सकता है ना भी हो। समझ में आ रहा है। देखो वापस अगर मैं 3 गुना खर्च करता हूँ, ठीक है, आप अगर करते हो 10 रुपये खर्च, मैं करता हूँ 30 रुपया खर्च, तो अभी भी मेरा सेविंग ज़्यादा है, देखिए, है ना। अगर मैं इवन दो मैं 3 गुना खर्च करता हूँ तो भी, क्योंकि छोटा सा है ना, खर्चा मेरा छोटा है, पर खर्चा बहुत बड़ा कर दूँ, 3 गुना जो खर्चा करता हूँ वो बहुत बड़ा कर दूँ। आप खर्चा करते हो 60 रुपये, ठीक है, वापस यही एग्जाम्पल लेते हैं, 200 100, आप खर्चा करते हो 60 में 3 गुना यानी 180। तो अब क्योंकि इवन दो मैं ज़्यादा कमाता हूँ, खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया, तो मेरे पास सिर्फ 20 रुपये बचे, आपके पास 40 बचे, तो अब मेरी सेविंग हो गई ना कम। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे डाउट चला जाता है, पता नहीं, ज़्यादा भी डिपेंड अपॉन एक्सपेंस है कितना, छोटा पोर्शन है बड़ा पोर्शन है। तो वापस देखिए समझिए, अगर मेरी इनकम डबल थी, एक्सपेंस मेरा 3 गुना ज़्यादा ही कर रहा हूँ, इनकम जितनी थी उससे भी ज़्यादा गुना एक्सपेंस कर रहा हूँ। इनकम तो ऑलरेडी 2 टाइम्स थी, पर एक्सपेंस 2.5 3 टाइम्स ऐसे कुछ कर रहा हूँ, तो पता नहीं रहता, डाउट रहता है। पर अगर मैं मेरा खर्चा 2 टाइम्स, अगर इनकम 2 टाइम्स है लेकिन एक्सपेंस 2 टाइम्स से कम ही करूँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 100% मेरी सेविंग ज़्यादा ही रहेगी, क्योंकि ऑलरेडी मैं डबल कमाता हूँ। तो डबल तो एक्सपेंस में करूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर डबल से कम करूँ तो पक्का ज़्यादा बचा लूँगा। समझ में आ रहा है। देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मान लो ये बंदा 100 कमाता, मैं 200 कमाता, अगर मैं डबल भी खर्च नहीं करता, मान लो सिर्फ 1.5 गुना 1.5 टाइम्स खर्च करता हूँ, अब ये कितना भी बड़ा पोर्शन में खर्च करूँ, समझ में आ रहा है। मान लो ये करता है 90 खर्चा, मैं 1.5 टाइम्स यानी 50% मोर, 90 + 45 135 खर्चा, तो क्या होगा, इसका 10 ही बचेगा, मेरा तो 65 बचेगा, तो ऑब्वियसली मेरा ज़्यादा ही बचेगा, है ना। और अगर मैं पूरा एकदम कम, मान लो ये सिर्फ करता है 10 रुपये खर्चा, समझ में आ रहा है, मैं सिर्फ करता हूँ 15 रुपये, क्योंकि डबल है ना, डबल से कम किया तो मेरी सेविंग ज़्यादा ही होगी, ऑब्वियस है ना। देख ही सकते हो आप यहाँ पे 100 -10 आ जाएगा, 90, ये 90 भी बचाता है, मैं तो 200 - 15 यानी 185, काफ़ी ज़्यादा बचा रहा हूँ, है ना। तो ये समझने वाली बात है। तो अब समझ में आया, तो ये सब चीज़ें ही तो वो चेक करना चाहते हैं,
एप्टीट्यूड एग्ज़ाम होती ये डाटा सफिशिएंसी वही तो चेक करना चाहते हैं आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी क्या है। जैसे मैं देखता हूँ कि एक में से दूसरा माइनस करना है तो मैं यही सोचूंगा यार इनकम तो इसकी ऑलरेडी 66.66% ज़्यादा है और खर्चा सिर्फ 60% बढ़ा रहा है। आप देखिए दुनिया भर का कोई भी एग्जाम्पल लीजिए, इसमें इसी डाटा में कोई भी एग्जाम्पल लीजिए। जैसे हो सकता है कि अच्छा इनकम 500 एंड 300 हो, ले सकते हो ना आप 500 300, ठीक है। और जो एक्सपेंस है 8:5 के रेशियो में, छोटा भी ले लो बड़ा भी ले लो। छोटा लोगे तो ऑब्वियसली इसका इनकम ज़्यादा है, वो ज़्यादा ही बचाएगा, है ना। अगर मान लो इसको आप 80-50 ही रखते हो, 80-50 रखोगे, है ना। अगर आप सिर्फ रखते हो 80 और 50 तो 500 माइनस 80, ऑब्वियसली इसका 420 ज़्यादा ही सेविंग्स आएगा। पर अगर आप बने उतना बढ़ाओ, जितना भी बढ़ा दो, अगर आप दोनों का 80-50 का 5 टाइम्स भी कर लो, 80 इंटू 5 400, 50 इंटू 5 250, तो भी ये कितना बचाएगा 50, ये वाला बंदा 100, यही ज़्यादा बचेगा। आप कोई भी एग्जाम्पल ट्राई करो, ये दोनों जो डाटा है उसको मैच करता हुआ, समझ में आ रहा है। तो हमें भाई दो बंदों ने इन्फॉर्मेशन दी, ये दोनों को अगर मैंने कंबाइन किया तो मैं पक्का बोल सकता हूँ कि एक ही इनकम जितना टाइम्स थी उतना टाइम्स वो खर्चा नहीं कर रहा है, यानी कि उसकी इन सेविंग्स ज़्यादा ही होगी। तो दोनों कंबाइन करके आंसर आ सकता है। लास्ट टाइम नहीं आ रहा था, सिर्फ फिगर चेंज करने से आंसर चेंज हो सकता है। ये है कंसेप्चुअल क्लैरिटी का कमाल। तो ये है आपकी डाटा सफिशिएंसी, ठीक है। और इसीलिए लोग बोलते हैं कि ये कंफ्यूजिंग हो सकता है, क्योंकि इसमें सॉल्व नहीं करना, सॉल्व करना होता तो आप कर लेते, है ना। कुछ में और कुछ डाटा, अभी देखिए इससे कुछ सॉल्व नहीं हो सकता, पता कुछ भी नहीं चल सकता। पर मैं कुछ एक्स्ट्रा डाटा देता, क्योंकि सिर्फ रेशियो में है तो आपको पता कुछ नहीं चलेगा, है ना। पर कोई और डाटा दे देता कि एक ही इनकम इतनी है या कुछ भी, एक ही सेविंग्स इतनी है, देन यू कैन वर्क आउट एवरीथिंग, ठीक है। तो वो आप कर भी लेते हैं। पर डाटा सफिशिएंसी में थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। फाइन। तो देखिए मैं इसीलिए कुछ अलग अलग क्वेश्चंस लेके आया हूं जिससे कि आपके क्लैरिटी बन जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, वापस देखिए बहुत सिंपल एवरेज का क्वेश्चन है। तो अगर आपको एवरेज पता है और अगर आपको डाटा सफिशिएंसी तो हम देख ही रहे, कर ही रहे इतने टाइम से, तो पता चल ही गया है, तो इसका आंसर आना चाहिए। हाँ, थोड़ा सोचिए। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे इंग्लिश वाला वर्जन ये रहा, हिंदी वाला वर्जन ये रहा। अभी पोज कर दीजिए, आंसर कर लीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं आपका आंसर आया कि नहीं, ठीक है। देखते हैं कि आंसर क्या आना चाहिए। देखिए क्वेश्चन क्या है भाई, एक बंदे ने 5 सब्जेक्ट की एग्जाम दी है और उसने इन्वेस्टिगेट करने को हमें बोला है कि क्या मेरे एवरेज मार्क्स 80 है या नहीं है। समझ में आ रहा है। उसने मुझे पूछ लिया कि क्या मेरे एवरेज मार्क्स एग्जैक्ट 80 है या नहीं है, हाँ या ना में आंसर देना है। क्लियर है। और फिर हमने लगा दिए इन्फॉर्मर स्कूल में, है ना, कि छानबीन करो भाई, कुछ फैकल्टी को रुपए खिला के जानो, है ना, मुझे तो ये केस सॉल्व करना है। समझ में आ रहा है। तो इन्फॉर्मर ने हमने बताया कि भाई ये वाले बंदे के 80 मार्क्स जो है ना एग्जैक्टली 4 सब्जेक्ट में, एग्जैक्टली 4 सब्जेक्ट में। दूसरे बंदे ने बताया 80 मार्क्स जो है वो एग्जैक्टली 3 सब्जेक्ट में है। क्या ये दोनों में से कोई भी डाटा सफिशिएंट है मुझे ये क्वेश्चन का आंसर करने के लिए? सोचिए थोड़ा, आपका आंसर अभी भी चेंज कर सकते हो अगर कुछ आइडिया आ रहा है। फाइनल आंसर सोच लिया, चलिए देखते हैं। देखिए आंसर क्या आएगा पता है, आंसर ये आएगा कि पहले से तो पता चल जाएगा, दूसरे से नहीं, यानी ओनली फर्स्ट इज सफिशिएंट, ये वाला, है ना। कुछ लोगों को लगा होगा शॉक, कुछ लोगों को शायद समझ में आ गया होगा। देखते हैं किस तरह से। देखिए अब एग्जैक्टली जो वर्ड है ना, ये वर्ड की गेम है। एग्जैक्टली का मतलब 4 सब्जेक्ट में ही 80 है, 5वें सब्जेक्ट का पता नहीं, कुछ अलग है, पता नहीं पर कुछ अलग है। समझ में आ रहा है। एग्जैक्ट 80 नहीं है। तो आप खुद देखिए, ये वाले डाटा से हमें ये तो पता चल गया कि 4 के एग्जैक्टली 80 है, और 5वां वाला 80 नहीं है, कुछ 79 हो सकता है, 81 हो सकता है, 70 हो सकता है, 60 हो सकता है, 90 हो सकता है, पर 4 में 80 है और 5वें में कुछ अलग है। सो क्या एवरेज आपकी 80 हो सकती है? नहीं ना। अगर 4 में 80 है, 5वें में 80 ही होना चाहिए, क्योंकि 80 एवरेज लाने के लिए दैट मीन्स इन अदर वर्ड्स इज आस्किंग क्या मेरा टोटल 400 मार्क्स है क्या। 80 इंटू 5 400। अब एग्जैक्टली 4 में 80 है यानी 320 तो हो गए, और 5वें में 80 नहीं है क्योंकि एग्जैक्टली 40 एग्जैक्टली 80 सिर्फ 4 सब्जेक्ट में, दैट मीन्स दैट इटसेल्फ मीन्स कि 5वें में कुछ अलग है। सो पता नहीं, 80 तो नहीं है तो टोटल 400 होगा ही नहीं, एवरेज उसकी 80 कभी भी नहीं आएगी। क्लियर है। तो ये लैंग्वेज की गेम थी, आपको समझना था। यहाँ पे
वो बोल रहे कि एग्जैक्टली 3 सब्जेक्ट में 80 है ना, 80 80 80। अब बाकी 2 के पता नहीं, 80 नहीं है, पर क्या पता बाकी 2 में, एक में 79 हो, एक में 81 हो, तो भी एवरेज 80 बैठ जाएगी, है ना, क्योंकि एक एक कम है, एक एक ज़्यादा है, एवरेज 80 बन जाएगी। या तो फिर एक में 70 हो, दूसरे में 90 हो, तो भी एवरेज 80 बैठ जाएगी। तो बैठ भी सकती है, और क्या पता एक में 70 हो, एक में 81 हो, तो 80 नहीं भी हो, है ना, क्या पता भाई, बाकी 2 में कुछ भी हो सकता है। तो कुछ ऐसा भी सेटिंग हो सकता है कि एवरेज 80 बन जाए और शायद ना भी बने। सो बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन हम कुछ भी नहीं बोल सकते। आर यू गेटिंग दिस? मैंने जो क्वेश्चंस रखे वो अभी टफ लेवल के कुछ है ही नहीं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करते हैं। क्लियर विद दिस? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वापस टाइम एंड वर्क अगर आपका क्लियर है, डाटा सफिशिएंसी तो अभी आपको क्लियर हो ही रहा है, तो आपका आंसर बनना चाहिए। यहाँ पे या तो फिर अगर आपको हिंदी वर्जन पसंद है तो यहाँ पे कर लीजिए पॉज, ठीक है, दीजिए इसका आंसर। चलिए क्या आंसर आया सोचिए, सिंपल है ना, ये थोड़ा सिंपल था मेरे हिसाब से, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। हमें पूछा क्या है भाई कि 12 मैन, यहाँ पे देखिए 12 मैन अगर काम करने लग जाए तो कितने दिन में काम होगा, है ना, बस इतना किसी ने बंदे ने पूछा है कि भाई मुझे ये काम करना है, मैं 12 बंदों को लगा दूँ, कितने दिन में काम मेरा ख़त्म हो जाएगा, मुझे बताओ। तो अब कोई हाना वाला क्वेश्चन नहीं है, एग्जैक्ट क्वेश्चन का आंसर देना है। अब पहला वाला बंदा इन्फॉर्मर मुझे ये इन्फॉर्मेशन देता है भाई 12 की जगह अगर 3 मैन लेस रख दे, यानी कि अगर 9 मैन रख दे, है ना, तो जो काम है वो 4 दिन ज़्यादा लेगा। समझ में आ रहा है? 4 दिन ज़्यादा लेगा, यानी किससे ज़्यादा 4 पता नहीं, यहाँ पे जो ले रहा होगा उससे ज़्यादा 4। तो यहाँ पे अगर x दिन ले रहा होगा तो अगर 9 मैन होंगे तो x+4 दिन लेंगे, है ना। अब इसको कुछ सॉल्व नहीं करना, हमें कंसेप्चुअली समझना है कि वर्क क्या होता है, मैन इंटू डेज, यानी दिस इंटू दिस इक्वल टू दिस इंटू दिस। एक इक्वेशन एक वेरिएबल सॉल्व तो हो ही जाएगा, अब इसको सॉल्व नहीं करना। गेटिंग दिस? हमें सिर्फ इतना ही चाहिए कि वापस अगर 3 बंदे कम होते तो 4 दिन ज़्यादा लगते, अगर 3 बंदे कम यानी 9 होते, 4 दिन ज़्यादा यानी x की जगह x+4 रखते। अब इसको सॉल्व क्यों करना है, हमें समझ में आ रहा है। अच्छा मैन वर्क तो दोनों में सेम है, यहाँ पे 12 इंटू एक्स इज इक्वल टू 9 इंटू x+4, बात ख़त्म हो गई, है ना। तो इतना ही चीज़ था, ठीक है। सो दिस इज़ सफिशिएंट इनफ, पहले से पता चल जाएगा। दूसरे में क्या बोला है तो हम इंडिविजुअली चेक करते हैं, पहला से आ भी गया, दूसरे से भी चेक करना पड़ेगा। अब आंसर या तो ये होगा या तो ये होगा, पहले से तो आ ही गया है, पहले से आ गया, ऐसा एक यहाँ पे भी है, 1 अलोन और 2 अलोन। तो अगर 2 अलोन से भी आ जाए तो ये वाला आंसर, चलिए देखते हैं। अब क्या बोला है, अगर 2 ज़्यादा मैन होते तो शेड्यूल के, अब शेड्यूल क्या है किसी को पता है, कौन सा शेड्यूल पे, शेड्यूल क्या है, कौन सा शेड्यूल है, डेडलाइन क्या है, हमें पता ही नहीं। बोला अगर 2 लोग ज़्यादा हो जाते ना, यानी 12 लोग तो x दिन है, वो x की हमें वैल्यू ढूंढनी है। अगर 14 होते तो शेड्यूल के हिसाब से काम हो, पर शेड्यूल क्या है वो किसी ने दिया है, नहीं दिया। सो दैट मीन्स इससे कुछ पता चलेगा नहीं, फाइन। सो दैट मीन्स ओनली फर्स्ट इज सफिशिएंट, आपका आंसर ए, ठीक है। सो आई होप दिस वॉज इजी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको कोई वापस इन्वेस्टिगेट करना है, क्या पी क्यू से छोटा है। आपके पास ये 2 डाटा है, इंग्लिश में ये वाला, अगर आपको हिंदी में सॉल्व करना है तो ये वाला वर्जन, ठीक है। चलिए देखते हैं कि आपका आंसर क्या आएगा। देखिए अब जैसे आपको ये सॉल्व करना है कि पी और क्यू में से कौन बड़ा है, हाँ या ना में इसका आंसर देना है, यानी पी और क्यू में से कौन बड़ा है। यहाँ पे देखते हैं, ये देख के, ये डाटा देख के आपको सिर्फ क्या कंक्लूड कर सकते हो। देखिए किसी का भी स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, इवन पावर कोई भी नंबर की, इवन इफ द नंबर इज नेगेटिव, समझ में आ रहा है, नेगेटिव भी नंबर हो उसका स्क्वायर 4 पावर 6 पावर इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव, बिकॉज माइनस माइनस प्लस, वी ऑल नो दिस, इट्स वेरी बेसिक, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मुझे ये तो पता है ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव है, क्यू स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ क्यू, क्योंकि चाहे जो भी वैल्यू हो, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो कुछ भी हो, उसका स्क्वायर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि इट इज समथिंग स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव है। देखो 0 तो कभी हो नहीं सकता,
क्योंकि वरना फिर टोटल 0 होगा, ग्रेटर देन 0 कैसे होगा। सो क्यू स्क्वायर पॉजिटिव है। ओके, तो इसका मतलब पॉजिटिव इंटू व्हाट इज पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटू क्या करेंगे तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव ही करेंगे, है ना। दैट मीन्स पी क्यूब पॉजिटिव है। तो यहाँ से इसके ऊपर से हमें कंक्लूजन क्या निकलता है, पी क्यूब पॉजिटिव है, पी का क्यूब पॉजिटिव है यानी पी भी पॉजिटिव है ना। क्योंकि पी अगर नेगेटिव होता भाई, नेगेटिव का क्यूब तो नेगेटिव होता है, -2 का क्यूब -8, -3 का क्यूब -27। तो पहले से हमें सिर्फ इतना पता चलता है कि P इज पॉजिटिव। क्लियर है। दूसरे से क्या पता चलता है देखते हैं। लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव है, यानी ये पूरी वैल्यू नेगेटिव है। ऑल राइट, उसमें पी स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होगा, है ना। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ, ऊपर वाला देखना ही नहीं है, ऊपर वाला देखेंगे तो ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा। बट अगर हमें पहला वाला डाटा नहीं भी पता, बिकॉज समथिंग स्क्वायर या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा, या तो वो नंबर 0 होगा, बट 0 होगा नहीं, वरना फिर लेस देन 0 हो नहीं सकता। दैट मीन्स इट इज पॉजिटिव। पी स्क्वायर पूरा पॉजिटिव है, अगर पी नेगेटिव भी है तो भी उसका स्क्वायर तो पॉजिटिव ही है। ऑल राइट, तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव इंटू क्या करे तो लेस देन 0 यानी नेगेटिव आ जाए। पॉजिटिव को किससे मल्टीप्लाई करे तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव से, है ना। तो यहाँ से पता चलता है कि q⁵ नेगेटिव है। किसी की अगर 5 पावर नेगेटिव हो यानी कि वो खुद भी नेगेटिव है। तो ये समझना था भाई, पहले से तो p इज पॉजिटिव, उससे q का नहीं पता चल रहा था, यानी फर्स्ट अलोन इज नॉट सफिशिएंट। सेकेंड से पता चलता है q इज नेगेटिव, उससे p के बारे में पता नहीं चलता, अलोन इज नॉट सफिशिएंट। जब दोनों अलोन इज नॉट सफिशिएंट, पहले तीनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, हम करेंगे दोनों को कंबाइन। दोनों को जब कंबाइन किया तो पहले से पता चल रहा है p पॉजिटिव है, दूसरे से पता चल रहा है q नेगेटिव है। क्वेश्चन है क्या p q से छोटा है, हम बोल देंगे नहीं है भाई, क्योंकि p तो पॉजिटिव है, q नेगेटिव है। कंबाइन करने के बाद हम आंसर दे पाएंगे, दैट मीन्स टुगेदर आर सफिशिएंट। ठीक है। सो बहुत बेसिक इजी क्वेश्चन है। सिर्फ मुझे अभी क्या चाहिए कि क्वांट के क्वेश्चन में आपकी डाटा सफिशिएंसी के हिसाब से आप सोच सकते हो कि नहीं। ठीक है, फाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। वापस पूछा है 7 पेन और 6 पेंसिल की कॉस्ट क्या आएगी। चलिए इंग्लिश वर्जन यहाँ पे है, ठीक है, पोज करके दे दीजिए आपका आंसर। हिंदी वर्जन है यहाँ पे, पोज करके दे दीजिए आपका आंसर। ऑल राइट, सो होपफुली आपके आंसर सही आया होगा। क्या आया है आंसर, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल सा क्वेश्चन है। नॉर्मली देखिए, नॉर्मली क्या होता है, लोग ये सोचते हैं कि 7 पेन और 6 पेंसिल की कॉस्ट, पेन की कॉस्ट x मान लेते हैं, पेंसिल की कॉस्ट y मान लेते हैं, यानी हमें पूछा है 7x + 6y, इसकी वैल्यू ढूंढनी है। ठीक है, पहला डाटा हमें दिया है 12x + 8y = 250, हाँ या ना। 12x + 8y = 250। और दूसरा डाटा हमें दिया है 21x + 18y, है ना, = 506। तो लोग क्या सोचते हैं, नॉर्मली स्टूडेंट्स आंसर ये कर देते हैं कि ये ढूंढना है। अब ये पहले इक्वेशन से 7x + 6y कैसे पता चलेगा, क्योंकि एक इक्वेशन से 2 वेरिएबल तो सॉल्व नहीं होते। ऐसा हमने पार्ट 1 में भी एक किया था, याद है। तो हम सोच लेते कि यार इससे तो कुछ पता नहीं चलेगा, तो हम आंसर दे देते चलो पहले से तो अलोन नहीं हो रहा। फिर हम बात सोचते दूसरे के बारे में, 21x 18y 506, तो हम सोचते यहाँ पे भी तो बात वही है, x और y, तो दूसरे से भी शायद 7x + 6y कैसे पता चलेगा। तो हम सोचते नहीं हो सकता, पर नहीं, दूसरे अलोन से हो सकता है, ये अलोन से हो सकता है। तो आपका आंसर ये है। कैसे, देखिए, तो यहाँ पे मैंने एक ट्रिक प्ले की है। नॉर्मली हम ऐसे सोचते कि ये हमें तो x और y दो ढूंढने हैं, है ना, तो दोनों की वैल्यू 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल से ही मिलेगी, यानी ये दोनों डाटा चाहिए तो ही एक्स वाई मिलेगा, बोथ टुगेदर। आपका आंसर आपने शायद ये दे दिया था, जो कि था गलत ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने। देखिए, आप ये नहीं समझे कि मुझे जो ढूंढना है ना, मुझे एक्स वाई इंडिविजुअली कहाँ ढूंढना है, मुझे तो टोटल ढूंढना है 7x + 6y। और ये क्या है, उसका 3 गुना ही तो है, 7x का 3 गुना है ये, 6y का 3 गुना है ये, है ना। तो मैंने 3 टाइम्स द वैल्यू तो दे के रखी है 506, तो आपका आंसर क्या 506/3, है ना। यही था आपका आंसर, जो पूछा है उसका आंसर 506/3। जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सेकंड स्टेटमेंट आई कैन गिव द आंसर, है ना। तो ऐसी सब ट्रिक प्ले होती है, इसलिए फिर लोगों को लगता है कि थोड़ा कंफ्यूजिंग है। वो क्यों लगता है,
क्योंकि आप सोचते नहीं हो, बाकी कुछ भी नहीं है। आप सोचो कि क्या पूछा है, मुझे x और y का इंडिविजुअल वैल्यू कहाँ ढूंढना है, 7x + 6y का कंबाइंड वैल्यू ढूंढना है जो इसका 1/3 होगा। क्लियर है? तो ये सब ट्रिक्स छुपी हुई होती है डाटा सफिशिएंसी में, थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। ओके, आपको पता है अगर आपको इंग्लिश वर्जन चाहिए तो यहाँ पे कर दीजिए इसको पोज, दे दीजिए इसका आंसर। और अगर भाई आपको हिंदी वर्जन चाहिए तो यहाँ पे कर दीजिए इसको पोज और यहाँ पे कर दीजिए इसका आंसर। चलिए भाई, कितना भी टाइम ले लो, पहले खुद सोचो। बात क्या है, अगर आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस पता हो ना तो कर सकते हो, अगर टाइम स्पीड डिस्टेंस नहीं पता है तो नहीं कर सकते। तो डाटा सफिशिएंसी क्या है, आपको अलग अलग टॉपिक पे क्वेश्चन पूछती है। वो टॉपिक अगर आपका क्लियर नहीं है तो एनीवे आप नहीं आंसर दे सकते, पर अगर वो टॉपिक क्लियर भी है लेकिन डाटा सफिशिएंसी नहीं पता है तो भी आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, डाटा सफिशिएंसी को कर रहा हूँ पॉलिश। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। ओके, देखिए जैसे हम क्वेश्चन देखते हैं ना, हमें पता चलता है कि दोनों ट्रेन आमने सामने से आ रही है ना। यहाँ पे एक पिक्चर तो हम बना ही लेंगे, हमारे दिमाग में बनाए चाहे लिख के बनाए। यहाँ पे है स्टेशन ए, यहाँ पे है स्टेशन बी। एक्स नाम की ट्रेन यहाँ पे निकली 2 बजे से ना, शायद 2 बजे बोला था। ओके, और वहाँ से जो निकली वो 15 मिनट्स के बाद यानी 2:15 बजे निकली है। यहाँ से एक्स वाली ट्रेन निकली 2 बजे, यहाँ से वाई वाली ट्रेन निकली 2:15 बजे, है ना, 15 मिनट के बाद। दोनों कहीं ना कहीं मिलती है, वो कहाँ मिलती है वो नहीं पता, लेकिन उसके बाद हमें बोला है, सॉरी मैं उल्टा चला गया, उसके बाद हमें बोला है दोनों की खुद स्पीड है एम एन, वो तो कुछ भी हो सकती है। ओके, तो जब दोनों मिलेगी, पूछा क्या है, जब दोनों ट्रेन मिलेगी, दोनों कार्स मिलेगी, कहीं ना कहीं तो मिलेगी, तो कार एक्स जो है वो स्टेशन ए के ज़्यादा नज़दीक होगी या बी से ज़्यादा नज़दीक होगी। यानी बेसिकली अगर मान लो ये मिड पॉइंट है तो इससे उधर मिलेगी वाई को या इससे उधर मिली होगी। समझ में आ रहा है ना? दोनों मिली कहाँ पे नहीं पता, ये तो मैंने मिड पॉइंट लिखा है, ठीक है, ये जो है वो मिड पॉइंट है। हमें क्या बोला है, जब दोनों पास होगी एक दूसरे से, वो पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है, वो पॉइंट ए से नज़दीक है या बी से नज़दीक है। तो ट्रेन एक्स जब वाई को मिलेगी, अगर यहाँ मिलेगी तो वो स्टेशन बी के नज़दीक होगी, यहाँ मिलेगी तो वो मिडल में होगी, यहाँ मिलेगी तो वो ए से नज़दीक होगी। तो बेसिकली किससे नज़दीक होगी ये हमें पूछा है। तो ये हमारा केस हो गया। अब हमने जो इन्फॉर्मर लगाया है वो हमारे लिए कुछ आंसर्स लेके आ रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा है कि कार एक्स जो है ना वो 90 मिनट्स में पहुंच जाती है। यानी पहला डाटा सिर्फ पहले को हम यूज़ करें तो वो बोलती है कि 90 मिनट्स यानी 1.5 घंटा, 1.5 घंटे में पहुंच जाती है। 2 बजे निकली थी तो ये ट्रेन 2 बजे निकली थी, वो यहाँ पे 3:30 को पहुंच जाती है। पर ये कब पहुंचती है इसका तो कुछ दिया ही नहीं है। ये जो है उसकी स्पीड क्या होगी कुछ आइडिया ही नहीं आएगा। तो सिर्फ ये 2 बजे निकलती है, ये 3:30 को पहुँचती है, ये 2:15 को निकलती है, पता नहीं कब पहुँचती हो। सो इज़ इट सफिशिएंट इनफ? नहीं, है ना। पहले वाले डाटा से कुछ भी पता नहीं चलेगा, तो पहले को हम करेंगे कैंसिल यानी इंडिविजुअली कैंसिल। हाँ, कुछ इन्फॉर्मेशन तो दे रहा है, शायद कंबाइन करना पड़े तो करेंगे, पर इंडिविजुअली उससे कुछ पता नहीं चलता। पहले हम क्या करते हैं, इंडिविजुअली चेक करते हैं। फिर हम सोचते हैं दूसरा वाला सिर्फ इतना ही बोलता है कि दोनों सेम टाइम पे अपनी अपनी जगह पहुंच रही है ना। दूसरा सिर्फ इतना बोल रहा है कि एक्स जितने बजे स्टेशन बी पहुंचती है, वाई वाला बंदा उतने ही बजे स्टेशन ए पहुंच जाता है। दोनों कार सेम टाइम पे पहुंचती है। आप बताइए क्या इससे कुछ फ़ायदा होगा? दोनों ट्रेन सेम टाइम पे पहुंच जाती। अब देखिए, जब ये एक दूसरे के आमने सामने वाले क्वेश्चन आपने टाइम स्पीड डिस्टेंस में किए होंगे ना, तो ही थोड़ा पता चलेगा कि देखिए दोनों मिलके टोटल 2 डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, हाँ या ना। एक तो एक्स यहाँ से वहाँ जा रहा है, एक वाई यहाँ से वहाँ जा रहा है। तो टोटल डिस्टेंस जितना भी है ए और बी के बीच में वो 2 बार कवर हो रहा है। एक बार जब दोनों मिलते हैं तो दोनों मिला के एक डिस्टेंस कवर करेंगे, और दोनों जब एक दूसरे से क्रॉस हो जाएंगे उसके बाद वापस टोटल एक डिस्टेंस कवर होगा, हाँ या ना। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ऑलराइट, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि ये जो डाटा बोला है दोनों एक टाइम पे पहुँचते, उससे सीधा स्ट्राइक क्या होना चाहिए, एक टाइम पे ही दोनों पहुंचते, दैट मीन्स वाई फास्ट। ये तो पहले पता, सीधा चलना चाहिए। जैसे ये मैं डाटा देखता हूँ ना,
कि कार वाई जो है वो सेम टाइम पे पहुंचती है जब एक्स वाली कार पहुंचती है ना, तो मैं सीधा ये समझ जाता हूँ कि अच्छा ये यहाँ पे जब पहुंचा तभी ये पहुंचा, लेकिन ये तो 15 मिनट लेट निकला था फिर भी टाइम पे पहुंच गया। अगर मान लो ये 4 बजे पहुंचा तो ये भी 4 बजे पहुंचा, ये 5 बजे पहुंचा तो ये भी 5 बजे, ये टाइम पता नहीं है ना, पर ये पक्का पता चल जाता है कि वाई फास्ट है, क्योंकि वो लेट निकला था फिर भी सेम टाइम पे पहुंचा है। तो इससे हमें पता चलता है कि वाई फास्ट है ना। तो अब देखिए, अब इससे एक और चीज़ पता चलनी चाहिए, वो ये है कि क्रॉस होने के बाद दोनों सेम टाइम तक चली है, क्योंकि सेम टाइम पे जो पहुंची है ना, क्रॉस भी एक दोनों सेम टाइम पे हुई और उसके बाद सेम टाइम पे पहुंची है, तो क्रॉस होने के बाद दोनों सेम टाइम पे चली, ये वाई फास्ट है। किसने क्रॉस होने के बाद ज़्यादा गाड़ी चलाई होगी, समझ में आ रहा है फंडा, है ना। क्रॉस होने के बाद किसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया होगा, क्योंकि टाइम सेम है, वाई फास्ट है तो वाई ने ही तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया होगा, है ना, एज़ कम्पेयर टू एक्स। क्लियर है। तो आप खुद बताओ, अगर मैं पॉइंट यहाँ पे रखूँ पास, दोनों अगर यहाँ से पास हुए तो किसको ज़्यादा, पास होने के बाद कौन ज़्यादा चला होगा, एक्स, क्योंकि मिड पॉइंट से थोड़ा इधर है, तो एक्स को ज़्यादा चलना पड़ेगा, वाई को कम। पॉसिबल नहीं है ना, समझ में आ रहा है, क्योंकि वाई फास्ट है, वाई कम चलेगा तो एक्स इतने टाइम में ज़्यादा कैसे चल सकता है, नहीं। तो दैट मीन्स यहाँ पे कहीं पे पास हुए होंगे, तो ही तो एक्स कम चला है, पास होने के बाद एक्स कम चला है, वाई पास होने के बाद ज़्यादा चला है। दैट मेक्स सेंस। तो ये चीज़ है, समझ में आ रहा है। इसमें कुछ सॉल्व करना तो कुछ ज़रूरी ही नहीं था, है ना, आपको कुछ और सोचने की ज़रूरत नहीं थी, थोड़ा लॉजिक चाहिए कि हाँ यार, इससे हमें पता चलता है वाई फास्ट है, वाई फास्ट है, और अगर दोनों सेम टाइम पे पहुंचते हैं तो क्रॉस होने के बाद दोनों ने सेम टाइम लिया है। समझ में आ रहा है ना, एक्स यहाँ से ऐसे जा रहा है, यहाँ पे क्रॉस हुआ, वाई यहाँ से ऐसे आ रहा है, यहाँ पे क्रॉस हुआ, ये क्रॉसिंग वाला पॉइंट ये है, इसके बाद दोनों ने सेम टाइम लिया है और वाई फास्ट है वो पता है, तो वाई ने ही ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया होगा, एक्स ने कम डिस्टेंस, यानी इससे इस तरफ मिले हैं, यानी एक्स जो है वो बी से क्लोज होगा, है ना। ये एक्स जो है वो हमें वही तो पूछा है ना, हमें क्या पूछा है कि भाई टाउन ए की टाउन बी किससे ज़्यादा क्लोज होगा, कार एक्स, जबकि वो कार वाई के साथ पास होगा। क्लियर है। तो ये सब विजुअलाइजेशन का खेल है। ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट था, ठीक है, इसको मैं थोड़ा डिफ़िकल्ट बोलूँगा, कन्फ्यूजिंग भी बोलूँगा, क्योंकि लोग को लगता है कि या तो शायद डाटा सफिशिएंट नहीं है, या तो शायद दोनों मिला के तो पता चली जाएगा, ऐसा सोच सकते हैं, है ना। दोनों मिला के वो वाला तो आंसर दे सकते हो, बट चीज़ ये थी भाई दोनों मिलाओगे तो वो भी पता चल जाएगा, शायद सोचना पड़ेगा अगर दोनों, हाँ क्योंकि ये 2 से 3.5, हाँ, तो ये भी पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट टोटल डिस्टेंस का कितना फ्रैक्शन है ना, वो भी इवन पता चल जाएगा कि कितना एग्जैक्टली उधर उधर होगा, फ्रैक्शन में पता चलेगा, किलोमीटर तो कोई दिया नहीं है ना, तो फ्रैक्शन में वो भी पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट, पर हमें एग्जैक्ट नहीं ढूंढना, सिर्फ ये पूछा है कि किससे नज़दीक होगा, जो कि सिर्फ सेकेंड वाले स्टेटमेंट से पता चल सकता था। क्लियर विद दिस। चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 वापस, यू नो द थिंग, यहाँ पे पोज कर दीजिए अगर आपको इंग्लिश में चाहिए, यहाँ पे पोज कर दीजिए अगर आपको हिंदी में चाहिए, फटाफट कर दीजिए इसको सॉल्व, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझने वाला अच्छा सा क्वेश्चन है, आंसर आपका आ ही गया होगा, है ना। देखते हैं कि आंसर सही है या गलत। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है भैया, डाटा सफिशिएंसी जैसे आप देखते आ रहे हो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसीलिए ये पूछते हैं ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते इसीलिए है, और बैंक में तो खास करके आपके मेंस में ढेर सारे क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है। स्टाफ सिलेक्शन में कम चांसेस है, लेकिन बैंक में बहुत आते हैं। कैट में लास्ट 2-3 साल से नहीं आए, बट कैट में ये आते ही आते हैं नॉर्मली, तो कैट में भाई किसी ना किसी तरह से ऐसा आपका कॉन्सेप्ट तो चेक कर ही लेते हैं, ठीक है। और बाकी MBA एंट्रांसेस में तो आता ही आता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि इसको कैसे करना है। खास करके जीमैट में तो आपको जितने भी क्वेश्चन पूछते हैं ना, उसमें से ऑलमोस्ट 40 to 50% आधे क्वेश्चन होते प्रॉब्लम सॉल्विंग, आधे क्वेश्चन होते इस तरह के, यानी कि डाटा सफिशिएंसी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप सोच रहे हो जीमैट के बारे में, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब क्वेश्चन तो ये है कि भाई एक जो वर्कफोर्स की मैं बात कर रहा हूँ उसमें या तो मैनेजर है या डायरेक्टर है, ये 2 ही टाइप के एम्प्लॉइज़ हैं। तो इसमें दोनों का रेशियो ढूंढ लो, या दोनों का, क्योंकि परसेंटेज यानी रेशियो है ना, रेशियो से भी परसेंटेज, अगर ये 1 है ये 3 है तो हम बोल सकते हैं 1/4
यानी 25%, 3/4, ये सब तो हमें पता है ना। तो बेसिकली हमें जानना है कि उस दोनों का रेशियो क्या है, मैनेजर और डायरेक्टर्स। ठीक है, अगर रेशियो हुआ इस तरह का 3:1 तो हम बोल सकते हैं 3/4 आर मैनेजर 75%, 1/4 आर डायरेक्टर, है ना। या तो अगर हुआ 3:2 तो हम बोल सकते हैं 3/5 आर मैनेजर, 2/5 आर डायरेक्टर, यानी इंटू 100 कर दो तो परसेंटेज आ जाता है। ये बेसिक क्लियर होना चाहिए। ऑलराइट, तो हमें जानना है कि वो दोनों का रेशियो क्या है, मैनेजर और डायरेक्टर का। अब हमें हमारे इन्फॉर्मर कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। देखिए, पहली इन्फॉर्मेशन ये बोल रहा है कि मैनेजर की एवरेज सैलरी 5,000 लेस देन एवरेज ऑफ ऑल एम्प्लॉयज। ऑल में तो मैनेजर डायरेक्टर सब आ गए, लेकिन इससे कुछ पता चलेगा नहीं, क्योंकि मैनेजर की जो सैलरी है वो 5,000 लेस। अगर बोल दिया होता ना कि 50,000 और 5,000 लेस यानी 45,000 तो फिर भी कुछ वर्कआउट कर लेते। इससे अकेले से तो कुछ बनने वाला नहीं है। अब उसी तरह ये डायरेक्टर के बारे में बोला है, तो इससे मैनेजर की सैलरी कम है, डायरेक्टर की ज़्यादा है, लेकिन एग्जैक्ट कुछ रेशियो पता चलेगा नहीं। तो दोनों से कुछ पता नहीं चला। अब दोनों को कंबाइन करेंगे, है ना, दोनों को करेंगे कंबाइन। क्या दोनों को कंबाइन कर, देखिए पहले 3 आंसर तो है नहीं, बहुत सिंपल सा फंडा है ना, क्योंकि पहले में कुछ पता नहीं चलेगा क्योंकि सिर्फ मैनेजर के बारे में बात की है, दूसरे में सिर्फ डायरेक्टर्स के बारे में बात की है। हाँ, ये पता चल जाएगा पहले से कि मैनेजर की सैलरी कम होगी क्योंकि टोटल एवरेज से कम है, यानी डायरेक्टर्स की ज़्यादा होगी। तो सिर्फ ऐसा पूछा होता ना क्वेश्चन में कि मैनेजर की ज़्यादा है, डायरेक्टर्स की ज़्यादा, तो इससे भी पता चल जाता, इससे भी पता चल जाता। पर हमें ये नहीं पूछा, एग्जैक्टली उसकी रेशियो पूछा है कि मैनेजर और डायरेक्टर्स का कौन सा रेशियो होगा, उसके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ किस रेशियो में होंगे। क्लियर है, तो ना इससे पता चलेगा ना इससे। तो अब हमें सोचना है कंबाइन करके अगर हो जाएगा तो ये, नहीं होगा तो ये। क्या लग रहा है भाई, फाइनल आंसर देखते हैं। चलिए, मेरे हिसाब से आंसर आना चाहिए भाई ये। ठीक है, ये सही आंसर है, यानी कंबाइन करने से आंसर आएगा। देखो कैसे समझाता हूँ। वैसे ये है एलिगेशन एंड मिक्सचर। ठीक है, ये जो फंडा है वो है एलिगेशन एंड मिक्सचर। अगर आपने एलिगेशन एंड मिक्सचर पढ़ा है तो आप समझ सकते हो, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए समझाता हूँ किस तरह से। ठीक है, 5,000 लेस 50,000 ग्रेटर। आप देखिए नॉर्मल कंसेप्ट से भी कर सकते हो, पर थोड़ा लंबा जाएगा। पर अगर आपको एलिगेशन एंड मिक्सचर पता है तो बहुत ही ईजी जाएगा। देखिए, पहले मैं बताता हूँ कंसेप्ट से कि मान लो आपको ज़्यादा नहीं पता या तो समझ में ही नहीं आ रहा कि यहाँ पे एलिगेशन एंड मिक्सचर का जो शॉर्टकट टेक्निक है वो लगा सकते हैं। मान लो नहीं पता, तो आप इतना तो सोच सकते हो पहले वाला डाटा से कि हमें, देखिए हमें नहीं पता मैनेजर और डायरेक्टर्स। अब इसमें क्या होता है, एक तो होता है उसकी क्वांटिटी और एक तो होता है उसकी सैलरी। ठीक है, हमें ये रेशियो ढूंढना है, मैनेजर और डायरेक्टर्स का क्वांटिटी किस रेशियो में है ना, ये हमें ढूंढना है, यानी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। तो यहाँ पे क्वांटिटी यानी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की मैं बात कर रहा हूँ। मान लो ये एक्स मैनेजर्स है और वाई डायरेक्टर्स है। ठीक है, अब देखिए पता कैसे चलेगा ये देखते हैं। हमें एक्स और वाई का रेशियो निकालना है। यहाँ पे हमने बोला है कि सैलरी पता नहीं क्या है, पर 5,000 लेस देन एवरेज ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़। ओके, तो देखिए दूसरी चीज़ हम क्या कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि एक्स मैनेजर की सैलरी ए होगी, वाई मैनेजर की सैलरी बी होगी। अब नॉर्मली तो हम यही सोच लेंगे कि इतने सारे वेरिएबल से कैसे पता चलेगा, तो हम छोड़ ही देंगे। इसीलिए एलिगेशन एंड मिक्सचर अगर पता होना बहुत ज़रूरी है। पता है तो बहुत ईजी है, नहीं पता है तो हम यही सोचेंगे कि यार देखिए ना इसकी क्वांटिटी पता है ना उसकी एवरेज सैलरी पता है, तो दोनों की एवरेज सैलरी क्या हो जाएगी भाई, एवरेज सैलरी क्या होगी, ये एक्स मैनेजर है उस सब की सैलरी ए है, तो टोटल सैलरी हुई एक्स मल्टीप्लाइड बाई ए, प्लस डायरेक्टर की सैलरी क्या हुई वाई मल्टीप्लाइड बाई बी, है ना, और एवरेज सैलरी क्या हुई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। ये होती है एवरेज सैलरी। समझ में आ रहा है, तो ये आपकी एक एवरेज सैलरी हुई। समझ में आ रहा है, एक्स इंटू ए, क्योंकि एक्स मैनेजर है सबकी ये सैलरी है, तो ये एक्स की टोटल सैलरी प्लस डायरेक्टर की टोटल सैलरी और डिवाइड बाय टोटल एम्प्लॉयज़। टोटल सैलरी बाय टोटल एम्प्लॉयज़ यानी ऑल एम्प्लॉयज़ की एवरेज सैलरी। क्लियर है। अब उसके बाद हमें जो डाटा दिया था, देखिए एवरेज सैलरी ऑफ मैनेजर 5,000 कम है, एवरेज सैलरी ऑफ मैनेजर तो ए है, तो ए इससे 5,000 कम है, यानी कि -5,000 इज इक्वल टू ए, है ना। दूसरा इक्वेशन भी उसी तरह से बन जाएगा, क्योंकि दूसरे में हमें क्या बोला था
कि एवरेज सैलरी ऑफ डायरेक्टर 15,000 ज़्यादा है इससे, यानी कि ये जो भी मैंने लिखा है वो प्लस 15,000 इज इक्वल टू डायरेक्टर्स की सैलरी यानी कि बी। ठीक है, तो एक हुआ ये जो भी पूरा है दिस माइनस दिस इज इक्वल टू ए, ये जो भी पूरा है दिस प्लस दिस इज इक्वल टू बी। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे ना तो एक्स और वाई का रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, मैं अभी उसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, पर आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हो। पर ऐसा तो हम करेंगे नहीं, इतना टाइम तो वेस्ट करेंगे नहीं। तो हम यही सोच लेंगे कि भाई अभी तो ये दो इक्वेशन है, एक्स वाई ए बी कुछ तो है नहीं, पर वो ए बी वाला कैंसिल आउट हो ही जाएगा। ठीक है, और अल्टीमेटली आपका आंसर एक्स और वाई के रेशियो में आना ही चाहिए इससे। पर देखिए, अगर आपको एलिगेशन मिक्सचर पता होता है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ठीक है, पर अगर आपको एलिगेशन एंड मिक्सचर पता होता तो आप क्या करते। देखिए, एलिगेशन मिक्सचर एक्चुअली होता क्या है, वो होता ये है कि मैनेजर और डायरेक्टर दोनों की सैलरी जो भी एवरेज होगी दोनों की, और यहाँ पे ओवरऑल एवरेज, इस दोनों का डिफरेंस इस तरफ, इस दोनों का डिफरेंस इस तरफ, वो आपको मैनेजर और डायरेक्टर्स की क्वांटिटी का रेशियो देता है। फिर अभी मैंने एलिगेशन मिक्सचर पे रेशियो पूरा वीडियो नहीं डाला है, मैं वीडियो डालूंगा तो पूरा एक्सप्लेन भी करूंगा कि ये सब कैसे होता है। पर अगर आपको ये पता है, अभी मैं मान के चलता हूँ, ठीक है, अभी हम उसमें टाइम नहीं वेस्ट करते, अभी मुझे चैप्टर्स नहीं पढ़ाने, डाटा सफिशिएंसी पढ़ानी है। टॉपिक तो अपने आप आपको या तो पता होने चाहिए, या तो मेरे जो भी वीडियोज़ कुछ बन गए कुछ बाकी है वो आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अभी ये मैंने अभी तक नहीं बनाया, जब भी आप बनाओ, जब भी आप देख रहे हो तो एक बार चेक कर लेना, मेरी चैनल पे बना है तो वहाँ पे ही देख लेना। तो देखिए फंडा क्या है, जब भी दो एवरेज होती है और दोनों की कंबाइन एवरेज होती है तो इस दोनों की क्वांटिटी का रेशियो, इस दोनों का डिफरेंस इधर, इस दोनों का डिफरेंस इधर डालते हैं। ठीक है, तो अब अगर ये फंडा आपको पता है तो आप यही सोचोगे कि भाई एवरेज सैलरी मैनेजर 5,000 कम है ओवरऑल एवरेज से, है ना। तो हम क्या करते हैं, ओवरऑल एवरेज ये रही, उससे ये 5,000 कम है, तो ये दोनों का डिफरेंस इस तरफ डालते हैं यानी कि 5,000। ठीक है, और दूसरा हमें बोला है कि डायरेक्टर्स की जो सैलरी है वो एवरेज सैलरी से 15,000 ज़्यादा है, यानी इस दोनों का डिफरेंस 15,000 है तो वो उधर डालते हैं 15,000। तो ये जो आया ना, ये मैनेजर और डायरेक्टर की क्वांटिटी, नंबर ऑफ मैनेजर्स से नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की क्वांटिटी का रेशियो आ गया, यानी 3 0 कैंसिल, 15 यानी 3:1। ठीक है, तो हम सीधा बोल सकते हैं कि 3/4 मैनेजर है 75%, 1/4 डायरेक्टर है 25%, है ना। तो फटाफट हम आंसर दे सकते थे। तो इसका मतलब दोनों कंबाइन करके हम बोल सकते हैं कि मैनेजर्स होंगे 75%, डायरेक्टर्स होंगे 25%, यानी हर 3 मैनेजर के सामने एक डायरेक्टर है, वो रेशियो है। अब चेक भी कर लेना, वही होगा, लेकिन ये चीज़ थी। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा बोथ टुगेदर। थोड़ा एलिगेशन मिक्सचर पता होना चाहिए, अगर किसी को नहीं पता है तो अभी के लिए पहले आपके कॉन्सेप्ट ठीक कीजिए। ठीक है, क्योंकि डाटा सफिशिएंसी क्या है, कोई भी टॉपिक अगर आपका वो पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और फिर डाटा सफिशिएंसी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ये चीज़ क्लियर है। अब देख लेते हैं थोड़े टाइप 2 क्वेश्चंस। ठीक है, टाइप 2 क्वेश्चंस भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैंने दिए कुछ टाइप 2 क्वेश्चंस, यानी कि 3 स्टेटमेंट्स। अगर पहले आपको करना है तो यहाँ पे पोज करके इसको सॉल्व कीजिए, या तो फिर ये हिंदी वर्जन है आपके सामने, यहाँ पे सॉल्व कीजिए। चलिए फटाफट देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। देखिए, हमें पूछा ये है कि राम और मोहन की एज का टोटल ढूंढना है। राम और मोहन की एज का टोटल ढूंढना है। पहले में हमें बोला है कि राम की एज मोहन की एज से 6 साल ज़्यादा है। 6 साल ज़्यादा है, उससे तो कुछ दोनों की एज का पता नहीं चलेगा, इंडिविजुअल तो सफिशिएंट नहीं है। फिर मैं दूसरा देखता हूँ। अब पहले तो देखिए, जैसे मैं ये देखता हूँ ना कि एज का टोटल पूछा है, कहीं ना कहीं एग्जैक्ट एज देनी पड़ेगी। रेशियो से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, परसेंटेज से कुछ फ़ायदा होगा। 40% मोहन, 30% राम, परसेंटेज से एज कैसे निकल आएगी, समझ में आ रहा है। परसेंटेज से सिर्फ रेशियो निकल सकता है, यहाँ पे द रेशियो वगैरह नहीं। तो पहला डाटा कहीं ना कहीं तो ज़रूरी होगा, क्योंकि वहाँ पे हमें एग्जैक्ट बोला है 6 साल, कुछ क्वांटिफाई किया है ना। जब हमें एग्जैक्टली एज पूछिए, कहीं ना कहीं क्वांटिटी तो एग्जैक्ट एब्सोल्यूट फिगर। देखिए, दुनिया में 2 टाइप के फिगर्स होते हैं। एक होते हैं एब्सोल्यूट फिगर्स, मेरी सैलरी 50,000, आपकी 60,000, पता है एग्जैक्ट। पर अगर मैं बोलूँ हम दोनों की सैलरी का रेशियो 5:6 है, कुछ पता चलेगा नहीं, है ना। या तो आपकी सैलरी मेरे से 20% ज़्यादा है, कुछ पता चलेगा नहीं, है ना।
तो एब्सोल्यूट फिगर के लिए कहीं ना कहीं तो एब्सोल्यूट फिगर होना चाहिए, एग्जैक्ट फिगर। रेशियो परसेंटेज से सिर्फ आइडिया आता है, एग्जैक्ट फिगर नहीं मिलता है ना। तो जब हमें एग्जैक्ट एज पूछी है तो ये डाटा अभी अपने आप में तो कुछ नहीं देखे रहा, लेकिन इसकी ज़रूरत तो पड़नी चाहिए। तो स्टेटमेंट 1 अलोन तो कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बाकी दो तो कर ही नहीं सकते। अलोन वाले तो भूल ही जाओ, जैसे यहाँ स्टेटमेंट 3 अलोन कैंसल, यहाँ पे स्टेटमेंट 3 इज सफिशिएंट कैंसल, है ना। और कहीं पे 1 and 2 और 1 and 3 ऐसा कुछ हो सकता है, कंबाइन तो करने ही पड़ेंगे। और ये भी समझो कि 1 की तो ज़रूरत पड़ने ही वाली है, तो 1 तो होना ही चाहिए। ऑलराइट, तो अब पहले दो तो कैंसिल है। अब देखते हैं ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं। पहले ऑप्शन बोला है 1 and 2 और 1 and 3, तो देखते हैं ना 1 and 2 को पहले ट्राई करते हैं। चलिए, ये पता चल गया, और यहाँ से 2 से क्या पता चलेगा, 40% ऑफ मोहन इज इक्वल टू 30% ऑफ राम, यानी कि 4m इज इक्वल टू 3r। रेशियो पता चल गया दोनों का, इससे आपको रेशियो तो मिल जाएगा ना, m/r इज इक्वल टू, ये r नीचे आएगा वो उधर जाएगा, 3:4, है ना। यहाँ पे रेशियो मिल गया। वहाँ पे दोनों के 6 साल का डिफरेंस है ना, राम जो है 6 साल बड़ा है, तो अच्छा है ना, 6 × 3 6 × 4 मिल गई दोनों की एज, है ना। क्योंकि अभी दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 है, 4 और 3 का डिफरेंस 1 है, हमें वो डिफरेंस 6 करना है, तो ये 6 × 3 वो 6 × 4 पता चल जाएगा। ये 18 साल का, ये 24 साल का, दोनों का टोटल भी मिल जाएगा, कुछ करना नहीं है। बेसिकली यहाँ पे रेशियो मिल गया, यहाँ पे डिफरेंस मिल गया, यानी 1 and 2 आर सफिशिएंट, 1 and 2 तो आंसर आएगा। अब देखने वाली बात ये कि 1 and 2 इसमें भी है, 1 and 2 इसमें भी है, तो अब ये भी देखना पड़ेगा क्या 1 and 3 से हो रहा है। अगर 1 and 3 से भी हो रहा है तो ये आंसर, अगर 1 and 3 से नहीं होता तो सिर्फ 1 and 2 से होता है। तो देखते हैं 1 and 3 से होता है कि नहीं। थर्ड वाला क्या बोला है, थर्ड वाला ये बोला है कि रेशियो ऑफ राम की हाफ एज एंड मोहन की 1/3 एज का रेशियो ये है। अच्छा, राम की हाफ एज, तो राम की एज तो 4 होगी ना, तो ये तो हाफ 2 है। मोहन की कहाँ पे चला गया, 1/3 एज 1 है, तो उसकी एज 3 होगी ना। तो इससे भी इन्हें वे तो रेशियो ही मिल जाएगा राम और मोहन की एज का। समझ में आ रहा है, अगर राम और मोहन की एज का रेशियो 4:3 होगा तभी तो, समझ में आ रहा है ना, 4 का हाफ 2 और 1/3 ऑफ मोहन, 3 का 1/3 1, तो ही तो 2:1 का रेशियो बनेगा। तो तो ये भी इन्हें वे बताता है कि ये दोनों का रेशियो ये है, यही चीज़ है ना, यही तो चीज़ बता रहा है। और डिफरेंस तो ये भी चलेगा, यानी कि आपका आंसर ये। सिंपल था भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फाइन, चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे मैंने जगह छोड़ी थी, पर वहाँ पे नहीं, हमने ऊपर ही ऐसे ही कर लिया है ना, इजी था। चलिए यहाँ पे वापस भाई पोज कर लीजिए, पहले आपको सोचना है, सोचिए शांति से। इंग्लिश वर्जन यहाँ पे है, हिंदी वर्जन आपका यहाँ पे। चलिए, आंसर आ जाना चाहिए, कोई डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए। देखिए, इसमें चीज़ ये है कि इसको सॉल्व नहीं करना होता है ना, सॉल्व कुछ नहीं करना होता, डायरेक्ट दिख जाना चाहिए। सबसे पहले तो हमें पूछा है प्रॉफिट कितना बनाया 2002 में, प्रॉफिट कितना बनाया, तो कहीं ना कहीं फिगर, ये परसेंटेज कुछ काम नहीं आएंगे, फिगर तो कहीं ना कहीं होना चाहिए। पहले में कहीं पे फिगर नहीं है, दूसरे में एक जगह पे है, तीसरे में नहीं है, तो दूसरे की तो ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अब सोचो दूसरे अकेले से होगा या और किसी की मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि एब्सोल्यूट फिगर पूछा है तो सिर्फ परसेंटेज से काम नहीं बनने वाला, सेकंड की तो ज़रूरत पड़नी चाहिए। सेकंड में बोला है 2001-2 दोनों मिला के 20 करोड़ था, लेकिन हमें तो पूछा है 2002 में कितना, दोनों मिला के दिया है, तो अकेले 2002 का सेपरेट प्रॉफिट तो नहीं मिल सकता। तो स्टेटमेंट 2 चाहिए, पर उसके अकेले से नहीं मिल सकता, तो अकेले किसी से भी नहीं मिल सकता, और स्टेटमेंट 2 चाहिए, ऐसा ऑप्शन कहाँ पे है। स्टेटमेंट 3 अलोन नहीं, 1 and 2 टुगेदर हो सकता है, या तो 1 2 3 टुगेदर हो सकता है, ठीक है, कंबाइन हो सकता है। तो देखते हैं, और दोनों में 1 2 तो है ही, 2 है, हाँ है, 2 है, सोचते हैं ना। तो फिर इससे देखिए, इससे हमें क्या पता चला, टोटल प्रॉफिट 2001 और 2002 का। अब हमें किसी ना किसी तरह से इस दोनों का रेशियो पता चल जाए तो टोटल प्रॉफिट को उस रेशियो में बांट देंगे, है ना, 1 और 2 का। यहाँ पे क्या बोला है, कंपनी का प्रॉफिट 2003 में 2001 से 40% चाहिए, तो ये तो 3 और 1 का रिलेशन दिया है, हमें 1 और 2 का रिलेशन चाहिए किसी ना किसी तरह। यहाँ पे 3 और 1 का दिया है, तो इसको इसके साथ भी कंबाइन करो, कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे 2003 का प्रॉफिट 2002 का 80% है, तो 3 और 2 का रिलेशन है, 1 और 2 का यहाँ पे भी नहीं है।
तो दैट मीन्स इसको इसके साथ कंबाइन करो कोई फ़ायदा नहीं, इसको इसके साथ भी कंबाइन करो कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, अगर तीनों को कंबाइन कर ले तो देखिए, क्योंकि यहाँ पे 1 और 3 का रिलेशन मिलेगा, कुछ भी परसेंटेज में ढूंढने नहीं जाना, 1 और 3 का परसेंटेज में रिलेशन या रेशियो तो मिल ही जाएगा, क्योंकि 40% ज़्यादा का क्या मतलब होता है, 100 तो 140, तो रेशियो आ गया ना 5-7, रेशियो तो आ ही जाएगा, 100 तो 140। 3 और 1 का रेशियो उधर से मिलेगा, 3 और 2 का रेशियो इधर से मिलेगा, तो 2003 दोनों में कॉमन है, तो ये दोनों मिला के समझ में आ रहा है, पहला और तीसरा मिला के 2001 और 2002 का रेशियो मिल जाएगा, और दूसरे में टोटल दिया है, तो 1 और 2 को जो टोटल जो दिया है 20 करोड़ उसको उस रेशियो में बांटना पड़ेगा। करने की ज़रूरत नहीं होती, यहाँ पे समझ में आ जाना चाहिए बस, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग अलग चीज़ है ना, पर यहाँ पे हमें पता चलना चाहिए कि ये टोटल प्रॉफिट है, यहाँ से हमें 3 और 1 का रेशियो मिलेगा, यहाँ पे 3 और 2 का रेशियो मिलेगा, हमें 1 और 2 का रेशियो चाहिए जो कि दोनों कंबाइन करके मिलेगा। दैट मीन्स ऑल टुगेदर आर रिक्वायर्ड, यानी ये वाला है ना, डी आपका आंसर होना चाहिए था। चलिए फटाफट करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने जगह छोड़ी थी, कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने ऐसे ही वहाँ पे कर लिया, ठीक है। हाँ, अगर एग्जैक्ट करना होता तो यहाँ पे मैं आपको करके बता सकता हूँ आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, पर वो फिर रेशियो के क्वेश्चन वगैरह लेक्चर है ही, ठीक है। आप रेशियो में देख सकते हो, मैंने ऑनलाइन डाले हुए, वहाँ पे आप देख लो, आपको पता चल जाएगा कंबाइंड रेशियो का कंसेप्ट। जो ये दो रेशियो मिलेंगे ना, 1 और 3 का, 2 और 3 का, दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। वो कैसे करते वगैरह वगैरह रेशियो के मैंने लेक्चर डाले हुए, आप देख लीजिए। चलिए देन आगे बढ़ते 12th क्वेश्चन। ओके भाई, दुरंतो एक्सप्रेस जो कि जा रही है लखनऊ से दिल्ली, है ना, कब पहुंचेगी, कितने बजे, एट व्हाट टाइम, कितने बजे भी पहुंचा है। अब देखिए, जैसे ये क्वेश्चन देखता हूँ मुझे समझ में आना चाहिए कि कितने बजे निकली होगी ये पता हो, डिस्टेंस पता हो और स्पीड पता हो, या तो कितने बजे निकली और टाइम, दो चीज़ पता हो। बेसिकली मुझे क्या चाहिए, कितने बजे निकली और कितना टाइम लगा, ये दो हो जाए। मैं बोलूँ 6 बजे निकली थी और 7 घंटे में पहुँच गई, तो आप सोचोगे ना, सुबह 6 बजे निकली थी, 7 घंटे में पहुँच गई, तो दोपहर को 1 बजे पहुँच गई। आपको ये पूछा ना कितने बजे पहुँची, आपको क्या चाहिए, कितने बजे निकली और कितना टाइम लगा। कितने बजे निकली और कितना टाइम लगा, कितने बजे निकली वो यहाँ पे बोला है ना, और डिस्टेंस दिया है, और कहीं पे तो ऐसा कुछ दिया ही नहीं है कि कितने बजे निकली, तो इसकी तो ज़रूरत पड़ेगी, स्टेटमेंट 2 की तो पक्का ज़रूरत पड़ेगी, पर वो अकेली भी नहीं दे सकती, क्योंकि कितने बजे निकली और कितना टाइम, इसमें टाइम नहीं दिया, इसमें डिस्टेंस दिया। तो अब मुझे स्पीड चाहिए, क्योंकि टाइम या तो डायरेक्ट दे दो या तो डिस्टेंस और स्पीड के कॉम्बिनेशन से टाइम दे दो। कितने बजे निकली वो यहाँ पे दिया है, वो अच्छी बात है। डिस्टेंस दिया है, तो अब मुझे चाहिए स्पीड, जो मुझे या तो यहाँ से या तो यहाँ से मिलेगी, यानी 2 तो चाहिए ही चाहिए। 2 के साथ कॉम्बिनेशन में क्या है, अलोन वाला कैंसिल, भूल जाओ। 2 and 3 भी है, 1 and 2 भी है, ओके। तो दोनों के साथ चेक करना पड़ेगा, और तीनों साथ में भी है ना, तो सब देखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। 2 तो है ही है, कितने बजे निकली, और डिस्टेंस भी। अब हमें चाहिए क्या, स्पीड चाहिए, ये समझ लो। अगर वो दुरंतो एक्सप्रेस की मुझे स्पीड पता चल गई, क्योंकि कितने बजे निकली वो पता है, डिस्टेंस पता है, अगर स्पीड पता चल गया तो डिस्टेंस और स्पीड से टाइम मिल जाएगा, 7:15 में मैं वो टाइम जोड़ दूंगा, ठीक है। क्योंकि 7:15 को निकली, अगर मान लो 6 घंटे लगे तो 6 घंटे ऐड कर दो, 1:15 को पहुंची। तो अब सिर्फ चाहिए स्पीड, दूसरा तो मिल गया स्पीड। वो ट्रेन की स्पीड कहाँ से मिलेगी, यहाँ से या यहाँ से, देखता हूँ। पहले में क्या बोला है, ये वाली ट्रेन दूसरी ट्रेन जिसकी लेंथ सेम है उसको क्रॉस करती है, दोनों की स्पीड लेंथ है 200 मीटर, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, और 15 सेकंड में क्रॉस करती है। लेकिन तो इससे हमें देखिए ये तो पता चल जाता है कि दोनों ट्रेन की स्पीड का टोटल 400/15 मीटर पर सेकंड है। दोनों ट्रेन आमने सामने है, तो दोनों की ट्रेन की स्पीड का टोटल 200 दोनों की लेंथ है, तो 400 मीटर इन 15 सेकंड दोनों क्रॉस हो गई, है ना। तो 400/15 जो भी आता है ना, शायद 80/3 मीटर पर सेकंड, ये दोनों की स्पीड का टोटल हुआ। पर दूसरे की स्पीड तो पता ही नहीं है ना, दूसरी ट्रेन जो है इक्वल लेंथ बोली है, इक्वल स्पीड नहीं बोली, वरना फिर जो भी स्पीड आती है उसकी हाफ हाफ कर लेते। देखिए टाइम स्पीड डिस्टेंस का बेसिक फंडा ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, तो हम इससे स्पीड नहीं पता कर सकते।
तो अब या तो 2 and 3 आएगा या तो नन ऑफ दिस आएगा। देखते इसमें स्पीड मिलेगी कि नहीं। तो ये तो पोल को क्रॉस कर रही है, तो अच्छी बात है, पोल को क्रॉस कर रही है यानी ट्रेन खुद की लेंथ को ही क्रॉस कर रही है। खुद की लेंथ है 300, 10 सेकेंड, तो उसकी स्पीड मिल गई ना 300 डिवाइड बाई 10, 30 मीटर पर सेकेंड। उस तो यहाँ पे स्पीड मिल गई। अब वो सब ढूंढना नहीं है, यहाँ पे स्पीड मिल गई, यहाँ पे डिस्टेंस है, टाइम मिल जाएगा, 7:15 में जोड़ देंगे, यानी 2 and 3 आर सफिशियंट। तो आपका आंसर ये वाला बी, ठीक है ना। चलिए आ जाते हैं भाई लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। होपफुली यू आर एंजॉइंग दिस। देखिए अगर बेसिक क्लियर है तो ही कर पाओगे, अगर आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस ही नहीं पता, अगर आपको ट्रेन के बारे में ये सब पता ही नहीं है तो यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। फाइन, चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये हमारा है, ये तो वही सेम क्वेश्चन है भाई, जस्ट मैं शायद आपको पोज करवाना भूल गया, तो कोई बात नहीं, आगे चल जाते हैं, ठीक है। अच्छा वो अलग क्वेश्चन था या सेम था? फिर सेम था, आई थिंक मैंने 12 ही रखे, मुझे याद नहीं था 12 या 13, कोई बात नहीं, क्वेश्चन ख़त्म हो गए, है ना। तो आई होप यू एन्जॉयड दिस। देखिए थोड़ा बहुत प्रैक्टिस चाहिए, है ना। और पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर करो। डाटा सफिशिएंसी सबसे लास्ट आता है, और डाटा सफिशिएंसी क्या है हमने समझा ना, इट इज़ जस्ट ए वे ऑफ आस्किंग अ क्वेश्चन। इट इज़ नॉट इन इटसेल्फ, इट इज़ नॉट अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना, कोई भी टॉपिक के क्वेश्चन डाटा सफिशिएंसी मोड में पूछे जाते हैं, ठीक है। क्लियर है अब ये बात? तो इसी तरह से हम रीजनिंग के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे भाई रीजनिंग के क्वेश्चन, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से डाटा सफिशिएंसी में रीजनिंग के क्वेश्चंस के ऊपर से किस तरह आंसर करने वो देखना है। तो और आपको कुछ आने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल रीजनिंग अगर आता हो तो उसके टॉपिक, खास करके डाटा अरेंजमेंट, मैंने पूरी सीरीज़ डाल दी है, यहाँ पे आई बटन भी दे रहा हूँ, वो पहले एक बार देख लेना, ठीक है। तो इजी हो जाएगा आपके लिए कि डाटा अरेंजमेंट के रिलेटेड डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस कैसे करें। सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। और अगर आपको अच्छा लग गया है तो फटाफट कर दीजिए भाई इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, यू नो द थिंग्स, है ना। फटाफट हो जाना चाहिए तीनों चीज़ें। और अगर आप ये फेसबुक पे वीडियो देख रहे हो तो वहाँ पे भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, आप यूट्यूब पे चले जाइए, वहाँ पे इसको सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, नोटिफिकेशन बेल को हिट कीजिए, क्योंकि जिससे कि आपको हर वक्त मेरे फ्यूचर वीडियोस की सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और आप सबसे फटाफट वो वीडियोस देख पाओ। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप एंजॉइंग।